हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। दोस्तों, हमने जो बिहार टेक्स्ट बुक शुरू किया था उसमें क्लास 6 की पॉलिटी से क्लास को शुरू किया था। तो आज उस सीरीज का लास्ट चैप्टर है स्थानीय सरकार। इससे पहले सभी चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर और चैप्टर का समरी दोनों ही तरीक़ों से पढ़ाया गया है। उसके साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। दोस्तों, ये सीरीज उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से पहले एक बार बिहार टेक्स्ट बुक को ज़रूर से पढ़ के जाएं। अगर उनको बिहार टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं होता है तो एक बार समरी देख लीजिए एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ना है स्थानीय सरकार में। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये बुक का समरी है। ठीक है, ये बुक का समरी है जिसको मैंने खुद ही समराइज किया है। बुक के इसमें बहुत सारे लाइंस हैं। ठीक है, तो पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। ऐसा संभव है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो। जैसे ग्राम सभा में एक ही गांव या हो सकता है या एक से ज़्यादा गांव हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो या उससे ऊपर हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में वह ग्राम सभा का सदस्य है। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दे कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, और ऑप्शन में दे दे कि ग्राम सभा का सदस्य गांव के बच्चे। गांव ग्राम सभा का तो बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, और वही व्यक्ति होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा, जिनका एज 18 साल होगा या उससे ऊपर के होंगे। ठीक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, बच्चे और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा वो सब ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कि बिहार में ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। बिहार में एक क्राइटेरिया है ग्राम पंचायत के लिए कि उसकी जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या कम से कम 7,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये बिहार के संदर्भ में है सिर्फ, और अलग अलग जगह इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटे होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यानी कि मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है तो उसमें दे देगा कि मुखिया है, या फिर वार्ड है, या फिर सचिव है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या लगेगा कि मुखिया है, वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। इसका उप मुखिया का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य जो होते हैं ना, वो अपने में से ही किसी को उप मुखिया चुनते हैं। ठीक है, वही मुखिया के नहीं रहने पर काम करता है, मुखिया के जगह। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो सरकार के तरफ से नियुक्त किया जाता है। ये कहीं से चुनाव लड़के नहीं आता, ये प्रतियोगिता परीक्षा देके और फिर नियुक्त होता है। जब प्रतियोगिता परीक्षा पास होता है ना, तब जाके उसकी नियुक्ति किसी गांव में होती है ग्राम सचिव के रूप में। ठीक है, ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा और यहाँ ग्राम लिखाएगा, यहाँ ग्राम लिखाएगा।
ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर में अंकित करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना। सचिव का क्या कार्य है कि जो भी ग्राम सभा में जिस भी समस्या की चर्चा हुई है, जैसे कहीं पे क्या कहते हैं, नल लगवाना है या फिर कहीं पे सड़क बनवाना है, इस तरह की जो भी चर्चा उठे हैं, या फिर किसी को इंदिरावास मिलना है तो किस किस को मिलना है, इस सब का रिकॉर्ड की रखता है सचिव और उसको एक रजिस्टर में अंकित करता है। ठीक है, अब आरक्षण व्यवस्था देखते हैं। बिहार में आरक्षण व्यवस्था, बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें यानी 50% आरक्षित की गई है। यहाँ पे ये बिहार का है आरक्षण की व्यवस्था कि यहाँ पे महिलाओं को सभी सीटों पर आधी, मतलब सभी जितने भी सीट होंगे, जैसे मुखिया का पद होगा या फिर वार्ड का, उसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि महिलाओं को बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ग्राम पंचायत में, तो 50% आरक्षण महिला को दिया गया है बिहार में। ग्राम पंचायत के कार्य, ग्रामीण विकास योजना ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना। ग्रामीण विकास योजना का क्रियान्वयन करना ग्राम पंचायत का कार्य है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना भी ग्राम पंचायत का ही कार्य है। ग्रामीण आवास, इंदिरावास, पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंधन करना। जैसे गांव में मेला लगता है या फिर वहाँ पे हाट बाजार लगता है, उस सब की जो व्यवस्था होती है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में मदद करना। ग्राम में कई सारी योजना आती है, उसका जो क्रियान्वयन है या फिर उस योजना में किसको कितना लाभ मिलेगा वो सारा तय करना ग्राम पंचायत का ही कार्य है। ठीक है, कुआं, तालाब, पोखरों का निर्माण करना। जैसे कुआं, गांव में अगर पानी की दिक्कत है तो कुआं का, तालाब और पोखर सिंचाई के लिए सब व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का कार्य है। सहकारिता, कृषि, भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत के आय के साधन, ग्राम पंचायत के आय अब कहाँ से आता है? ठीक है, तो देखते हैं कि कर के रूप में जो वह खुद लगाती है। ग्राम पंचायत जो कर लगाती है, जैसे दुकान वगैरह हो गया, वहाँ पे जो कर लगाती है वो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है। नहीं तो अनुदान के रूप में जो सरकार द्वारा उसे मिलती है। ठीक है, सरकार द्वारा जो जैसे मनरेगा वगैरह का हो गया, उसका जो अनुदान सरकार द्वारा ही दिया जाता है ताकि उसमें जो भी लोग कार्यरत हैं उसको वेतन दिया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। गांव का प्रशासन, पुलिस थाने के कार्य। गांव के प्रशासन के अंदर पुलिस थाना का एक कार्य दिया गया है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। जैसे एक गांव हो गया, उसका एक थाना है, किसी गांव का एक थाना होता है ना, कि वहाँ जाकर उस गांव में जितने भी समस्या होगा उसका निपटारे के लिए, उसके सुलझाने के लिए एक थाना होगा और यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई जाएगी ताकि वो आके जांच करे और समस्या का निवारण करे। ठीक है, और हल्का कर्मचारी, हल्का कर्मचारी का कार्य। हल्का कर्मचारी हमारे यहाँ तो इसे अमीन कहा जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। हल्का कर्मचारी का काम गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का कार्य होता है। इसको पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। यह जमीन का लेखा जोखा रखने का कार्य हल्का कर्मचारी का होता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत मापने के लिए लंबी जंजीर होती है जिसे जरीब कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से कभी पूछ दिया जाता है
कि हल्का कर्मचारी के पास जो लंबी सी लोहे की जंजीर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जरीब कहते हैं। ठीक है, इसमें 100 रॉड लगे होते हैं लोहे के, इस तरह से वही जरीब होता है। ठीक है, इसके अंदर अब पढ़ना है हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिसके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उसके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया। नए कानून के मुताबिक बेटियों और उसकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। ठीक है, 2005 से पहले जो जमीन का बंटवारा होता था वो सिर्फ पुरुषों में किया जाता था, लेकिन अब 2005 के बाद जो हिंदू धारा अधिनियम धारा है उसके तहत अब महिलाओं को भी और उसकी बेटी को भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये धारा 2005 का है, याद रखिएगा। हिंदू धारा अधिनियम अगर पूछ दे कि कब लागू हुआ था तो ये 2005 की धारा है, 2005 में लागू हुआ था, 2005 से अभी तक लागू है। ठीक है, अब आगे पढ़ना है नगरों का स्थानीय शासन। ग्राम का देख लिया हमने, अब नगर का देखते हैं। शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनका जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होता है, यानी कि नगर परिषद वहाँ पे होते हैं जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है, वहाँ पर उसकी स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था, वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। यहाँ पे पटना नगर निगम का संस्थापना का वर्ष दिया गया है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी और इसे 72 वार्डों में बांटा गया था। अगर बिहार का एग्जाम TRE 4 में अगर पूछ दे कि पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी तो 1952 में। नगर निगम या निगम परिषद। नगर निगम कई वार्डों में बटे होते हैं। वार्ड से जो व्यक्ति चुनकर आते हैं वो वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। पार्षद को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। निगम परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक को महापौर या उप महापौर और उप महापौर को चुनते हैं। महापौर एवं उप महापौर चुनते हैं। महापौर नगर परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक कल्याण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है। ये भी ग्राम सचिव जैसे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। नगर निगम के कार्य देखते हैं। जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य जैसे पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा के कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नाली की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करना। विकास संबंधी कार्य जैसे सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना एवं वाहन ठहराव की व्यवस्था करना। शिक्षा संबंधी कार्य आपातकालीन कार्य जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने का प्रयास करना और पर्यावरण
सुरक्षा, जैसे वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल। वृक्षारोपण के बाद उसके देखभाल की भी तो ज़रूरत होती है ना। जैसे वृक्ष लगा दिया आप कोई और उसको नहीं देखेंगे तो वो खराब हो जाएगा ना, सूख जाएंगे, तो उसको समय समय पर पानी देना, इस तरह का कार्य भी नगर निगम के ही जिम्मे आता है। झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियों का विकास आदि करना, प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म मृत्यु पंजीयन आदि, विविध कार्य जैसे जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, वधशाला आदि की व्यवस्था करना। वधशाला यानी बूचर खाना, ठीक है। और इसके नगर निगम के आय के स्रोत है मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। सरकार द्वारा होने वाले अनुदान भी इसे मिलते हैं। अन्य विभिन्न तरीके से लिए जाने वाले शुल्क जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाया जाने वाला शुल्क। नगर निगम कर्ज भी ले सकता है, ये कर्ज भी ले सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इससे पहले के जो चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार, उसका भी मैंने अभी तक तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया है, तो इसका और इस चैप्टर स्थानीय सरकार और लोकतांत्रिक सरकार दोनों का एक बार ही क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।